हेलो, नमस्कार, मैं ज्योति आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। हम सक्षम पुस्तिका का अध्ययन कर रहे थे, उसमें हमने क्या जाना था? पोषण और कुपोषण के बारे में। और आज हम क्या जानेंगे? आज हम जानेंगे शिशु पोषण के बारे में। तो चलिए समझते हैं शिशु पोषण क्या है। शिशु एवं बाल पोषण, इससे जुड़ी हुई कुछ आवश्यक बातों को जान लेते हैं। जीवन के प्रथम 5 वर्ष बच्चे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इन इसमें भी पहले 2 वर्षों के दौरान शिशु का शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, इसलिए इस समय की महत्वता बच्चे के लिए और अधिक हो जाती है। इस आयु में स्वास्थ्य व पोषण की नींव जीवन भर बच्चे का साथ देती है। अच्छे स्वास्थ्य व पोषण का संबंध केवल भोजन से ही नहीं होता, जन्म के समय उचित देखभाल, आयु अनुसार टीकाकरण, बढ़ती आयु के साथ सही मात्रा व गुणवत्ता युक्त भोजन देना, संक्रमण से बचाव, साफ-सफाई तथा बीमारी के दौरान उचित देखभाल करना, वर्तमान और भविष्य के स्वास्थ्य व पोषण के महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसलिए आवश्यक है कि बच्चे के माता-पिता को देखभाल करने हेतु समर्थ व सक्षम बनाया जा सके। आइए इसको सामान्य भाषा में समझते हैं। यहाँ क्या बताया गया है कि जीवन के प्रथम 5 वर्ष बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कई प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों ने कहा भी है कि जीवन के प्रथम 5 वर्षों में बच्चे को जो बनाना चाहें वह बना सकते हैं। यानी कि बच्चे के जीवन की आधारशिला होते हैं प्रथम 5 वर्ष। इन वर्षों के दौरान क्या होता है, शिशु का शारीरिक और मानसिक विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। इसलिए इस समय की महत्वता बच्चे के लिए अधिक हो जाती है। इस आयु में क्या होता है, स्वास्थ्य व पोषण की नींव जीवन भर बच्चे का साथ देती है। कि अगर इस आयु में हम बच्चे का ज़्यादा ध्यान रखेंगे, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, तो क्या होगा, बच्चा बीमार नहीं होगा, बच्चा स्वस्थ दिखेगा, बच्चा क्रियाशील रहेगा, एक्टिव रहेगा। तो अच्छे स्वास्थ्य और पोषण का संबंध भोजन से ही नहीं, ये नहीं कि हम उसे अच्छा भोजन देंगे, केवल अच्छा भोजन ही ज़रूरी है। भोजन के साथ-साथ उसे उचित देखभाल चाहिए, गाइडेंस भी चाहिए और आयु अनुसार टीकाकरण, कि बीमारियों से उसकी रक्षा हो सके, इसलिए समय पर टीके भी लगवाने चाहिए। बढ़ती आयु के साथ सही मात्रा और गुणवत्तायुक्त भोजन भी देना चाहिए। साफ-सफाई का ध्यान और बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण के बारे में सोचना चाहिए। अब देखते हैं, परिवार के साथ किए गए प्रत्येक संपर्क को सार्थक परिणाम में परिवर्तित करने हेतु बच्चे की आरंभिक अवस्था में विकास के चरणों का समझना अत्यंत आवश्यक है। ये कैसे? कि परिवार बच्चे के साथ कैसे रहता है, परिवार के संपर्क से आकर बच्चा कैसा होता है, उसके क्या परिणाम होते हैं या फिर कैसा होना चाहिए, इसके विकास के चरणों को समझना आवश्यक होता है। यह समझ परिवार को दिए जा रहे परामर्श में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्वास्थ्य व पोषण जागरूकता लाने हेतु आवश्यक है कि जानकारी बार-बार दी जाए, कम अंतराल पर दी जाए और व्यवहार संबंधी संदेश एक प्रकार के हों, तभी जानकारी व्यवहार में परिवर्तित होती है। परिवार के संयुक्त प्रयासों के द्वारा ही शिशु की सही देखभाल हो सकती है। यानी कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रयास करना चाहिए कि शिशु की अच्छे से देखभाल हो सके। अगर पूरा परिवार बच्चे की देखभाल नहीं करता तो उसकी सही तरह से देखभाल नहीं हो सकती। माँ व परिवार को आश्वस्त करना चाहिए कि बच्चे का खान-पान, विकास, वृद्धि की निगरानी घर पर ही की जा सकती है। कैसे की जा सकती है? ऐसे कि परिवार का प्रत्येक सदस्य ध्यान रखे कि बच्चे की हाइट उसकी एज के अकॉर्डिंग बढ़ रही है या नहीं, या फिर बच्चे का खान-पान उसकी एज के हिसाब से अच्छा है या नहीं। तो इस तरह का ध्यान प्रत्येक परिवार के सदस्यों को होना चाहिए। अब देख लेते हैं कुछ परिभाषा। पोषण और स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए कुछ टर्म्स की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे हम उसको समझते हुए अपने कार्य से जोड़ सकें। जैसे कि नवजात शिशु, जन्म से 28 दिन तक की आयु का शिशु, यदि किसी कारणवश इस आयु में शिशु की मृत्यु हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? नियोनेटल मोर्टेलिटी कहते हैं। फिर क्या आता है? शिशु 1 वर्ष तक की आयु का बच्चा, यदि किसी कारणवश इस आयु में शिशु की मृत्यु हो जाती है, तो क्या होता है? उसे इन्फैंट मोर्टेलिटी कहते हैं। फिर आता है बाल, चाइल्ड में उपरोक्त दोनों आयु वर्ग समाहित हैं। सामान्यतः 5 वर्ष तक की आयु के बच्चे के स्वास्थ्य व पोषण स्तर को बताने के लिए प्रयोग की जाती है।
5 वर्ष से कम आयु में होने वाली मृत्यु को चाइल्ड मोर्टेलिटी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि बाल्यावस्था में वजन वृद्धि, कि बाल्यावस्था में बच्चों की वजन वृद्धि कैसे होती है। यदि बच्चों के कपड़े छोटे हो जाते हैं और बच्चा खुश दिखता है, समय से खाना खाता है और माता-पिता को समझ में आ जाता है कि बच्चे सही दिशा में बढ़ रहे हैं। यदि बच्चा उदास रहता है, बच्चे के कपड़े ऐसे के ऐसे ही रहते हैं और वह समय के हिसाब से नहीं बढ़ता, तो समझ जाना चाहिए कि बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को इन संकेतकों से भी आगे जाते हुए यह देखना आवश्यक होता है कि बच्चे का विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं। बच्चे के आरंभिक वर्षों में सही बढ़त जानने के लिए उसके वजन के साथ-साथ उसकी लंबाई जानना भी आवश्यक होता है। इसको हम सामान्य शब्दों में कैसे समझेंगे कि बच्चे के शुरू के वर्षों का जो वजन होता है, उसका हम आकलन करेंगे और वजन के साथ-साथ उसकी लंबाई के बारे में जानेंगे और ऊँचाई के बारे में जानेंगे, जिससे हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि बच्चा अपनी ऐज के अकॉर्डिंग सही बढ़ रहा है या नहीं। जन्म के समय सामान्य शिशु का वजन औसतन 3 से 3.3 किलोग्राम तक होता है तथा लंबाई 49 से 50 सेंटीमीटर होती है। प्राय सभी नवजात शिशुओं के जन्म के बाद पहले 2-3 दिन वजन कम होता है। शिशु यह खोया वजन जन्म के 1 सप्ताह के अंदर प्राप्त कर लेता है। एग्जाम में आ भी सकता है कि शिशु अपना खोया हुआ वजन जन्म के कितने दिनों में प्राप्त कर लेता है, तो आपको बताना है कि वजन जन्म के 1 सप्ताह के अंदर प्राप्त कर लेता है। इसके बाद उसका भार प्रतिदिन 30 से 40 ग्राम की दर से बढ़ता है। यहाँ पर एक सारणी भी दी गई है जिसमें बताया गया है कि वजन कैसे बढ़ता है। जन्म से 2 माह में 1 से 2 किलोग्राम बढ़ता है, 3 से 4 माह में 600 ग्राम बढ़ता है, 5 से 6 माह में 400 ग्राम बढ़ता है और 7 माह से 3 वर्ष तक 200 ग्राम बढ़ता है। अब हम जान लेंगे नवजात शिशु के 28 दिन, जो शुरू के नवजात शिशु के 28 दिन होते हैं, उनके बारे में जानकारी और कैसे नवजात शिशु की देखभाल हमें करनी चाहिए। जन्म के समय सबसे पहले वजन देख लेते हैं। प्रसव 37 से 40 सप्ताह के मध्य में होता है। वजन के आधार पर अधिकतर शिशु को निम्न श्रेणी में बाँटा जा सकता है, जैसे जिन बच्चों का वजन जन्म के समय 2.5 किलोग्राम या इससे अधिक होता है, सामान्य श्रेणी में आते हैं। कम वजन के बच्चे, जिन बच्चे का वजन जन्म के समय 2.5 किलोग्राम से कम होता है, इस श्रेणी में आते हैं। और गंभीर कम वजन के बच्चे, जिन बच्चों का वजन जन्म के समय 1.5 किलोग्राम से कम होता है, वह इस श्रेणी में आते हैं। अब हम क्या जानेंगे कि सामान्य शिशु के संकेतक क्या हैं? वजन 2.5 किलो से अधिक होता है, तापमान सामान्य होता है और गुलाबी हाथ-पैर होते हैं। बिना रुकावट के बच्चा साँस लेता है और रोता है। शिशु अच्छी तरह दूध पीता है, दिन में कम से कम 10 से 12 बार शिशु दूध पीता है और जन्म से के पहले 2-3 दिन वजन कम होता है, इसके बाद वजन में बढ़ोतरी हो जाती है। और हाथों-पैरों को सक्रियता से हिलाना-डुलाना रहता है। शिशु का पहला मल काला चिपचिपा धीरे-धीरे सामान्य पीला होता है और 6 से 7 या फिर अधिक बार शिशु पेशाब करता है। अब देख लेते हैं जन्म के समय सामान्य देखभाल शिशु की कैसी होती है। नवजात शिशु को अत्यधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। जन्म के समय यह ध्यान देना आवश्यक होता है कि शिशु गर्भ का समय पूरा होने के बाद जन्मा है या समय से पहले जन्मा है। जन्म के बाद शिशु को सुखाएं। प्रसव के तत्काल बाद नवजात शिशु को एक नरम गीले कपड़े से पोंछें और उसके शरीर
और सिर को नरम सूखे कपड़े से सुखाएं। शिशु की त्वचा पर जमा नरम सफेद पपड़ी वास्तव में उसके सुरक्षा कवच का काम करता है, अतः उसे रगड़कर न छुटाएं। इससे शिशु को हानि हो सकती है, उसके सर में खून निकल सकता है। यानी कि जो नवजात शिशु होता है उसे अत्यधिक देखभाल की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह बहुत सेंसिटिव होता है। इसलिए ये ध्यान देना ज़रूरी होता है कि बच्चा गर्भ का समय पूरा होने के बाद जन्मा है या पहले जन्मा है। अगर वह पूरा होने पर जन्मा है, तो हम उसी हिसाब से उसकी देखभाल करेंगे। लेकिन अगर समय से पहले जन्मा है, तो उसे अत्यधिक देखभाल की आवश्यकता होगी और हम उसे चिकित्सक की देख-रेख में रखेंगे। फिर देख लेते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट क्या है। शिशु को माता के सीने और पेट से चिपका कर रखें, ताकि माँ के शरीर की गर्माहट बच्चे को मिल सके। इस तकनीक को क्या कहते हैं? कंगारू मदर केयर कहते हैं। अगर एग्जाम में आ जाता है कि कंगारू मदर केयर क्या है, तो आप बताएंगे कि माँ के शरीर की गर्माहट बच्चे को मिल जाती है, बच्चे को माँ के सीने और पेट से चिपका कर रखते हैं और इस तकनीक को ही कंगारू मदर केयर कहते हैं। इससे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है, तापमान स्थिर रहता है, दिल की धड़कन सामान्य बनाए रखने में मदद मिलती है, स्तनपान कराने में मदद मिलती है और बच्चे के दिमाग का विकास होता है और उसका वजन बढ़ने में भी मदद मिलती है। अब देख लेते हैं बच्चे के वजन के बारे में। शिशु का वजन लें और यह निर्धारित करें कि शिशु सामान्य या कम वजन वाला है। जान लेते हैं स्तनपान के बारे में। शिशु को माँ के दूध के अलावा कुछ ना दें। शिशु जितनी बार चाहे उतनी बार स्तनपान कराएं। रात में स्तनपान अवश्य कराएं, क्योंकि रात में दूध अधिक बनता है। शिशु का सिर, शरीर और पैरों को ढककर रखना चाहिए। मौसम के अनुसार शिशु को सूती ऊनी कपड़ों की कई तहों में लपेट कर रखें। सिर और पैर अवश्य से टोपी व मोजों से कवर करके रखें। कमरा इतना गर्म हो कि सामान्य व्यक्ति को उसमें गर्मी महसूस हो। कमरे में तेज हवा का आवागमन न रोकें। शिशु के नाक व मुंह को खुला रखें, जिससे सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। नाल को जन्म के अधिकतम 3 मिनट के अंदर बांध देना चाहिए। इस तकनीक से नवजात शिशु को नाल के माध्यम से अधिक रक्त प्राप्त करने व उनके आयरन भंडार को बढ़ाने के लिए लाभदायक होती है। कई बार क्या होता है कि डॉक्टर भी बताते हैं कि बच्चे को ना तो ज़्यादा गर्म वातावरण में रखें और ना ही ज़्यादा ठंडे वातावरण में। बच्चे को हमेशा सामान्य वातावरण में रखना चाहिए। अब देखते हैं कि जो नवजात शिशु होता है, परिवार द्वारा उसके लिए क्या सावधानी अपनानी चाहिए। आप सभी जानते हैं कि नवजात शिशु नाजुक होता है और यदि उसका परिवार तथा माता सावधानी न बरते, तो वह आसानी से बीमार हो जाता है। शिशु की सुरक्षा के लिए परिवार को कुछ सामान्य सावधानियों के बारे में बताना आवश्यक हो जाता है, जैसे कि शिशु को नहलाना। शिशु को पहले 7 दिनों तक न नहलाने का सुझाव दिया जाता है। शिशु को नहलाकर उसे गीला कपड़ा छोड़ने या खुला छोड़ने से उसे ठंड लग सकती है, वह बीमार पड़ सकता है। अतः शिशु को कम से कम 5 से 7 दिन तक गुनगुने पानी में कपड़े को भिगोकर साफ करें तथा तत्काल सूखे कपड़े से पोंछ देना अच्छा रहता है। इससे शिशु को सर्दी नहीं लगती। फिर देख लेते हैं साफ सफाई और संक्रमण से हम शिशु को कैसे बचा सकते हैं। शिशु को छूने से पहले, साफ करने से पहले या कपड़ा बदलने से पहले हाथ हमेशा धोने चाहिए। शिशु को जुखाम, खांसी, बुखार, त्वचा संक्रमण, दस्त इत्यादि से पीड़ित लोगों से दूर रखें। नवजात शिशु को भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर भी नहीं ले जाना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि नाल की देखभाल कैसे करें। नाल को हमेशा साफ व सूखा रखें और नाल पर कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। नाल सूखकर गिर जाने पर भी कुछ नहीं लगाना चाहिए। इससे बच्चे को इन्फेक्शन होने का डर रहता है। फिर आता है हमारा स्तनपान की निरंतरता को बनाए रखना। कम से कम 6 से 7 बार पेशाब करना शिशु को पर्याप्त मात्रा में आहार, माँ का दूध लेने का संकेत होता है। इसलिए माँ को समय-समय पर स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। फिर आता है हमारा ठंडे बुखार से बचाव। शिशु के पैर व सर हमेशा ढककर रखना चाहिए, इससे संक्रमण का खतरा कम होता है। सामान्य शिशु को भी सीने से चिपका कर रखने से उसको गर्माहट मिलती है और ठंडे बुखार की संभावना कम होती है। इसलिए हर नवजात के परिवार को कंगारू मदद पट्टी के बारे में बताना
आवश्यक होता है। इसको हम सामान्य भाषा में समझ लेंगे कि शिशु के पैर व सर को हमेशा ढककर रखेंगे तो क्या होगा, बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होगा और बच्चा सुरक्षित रहेगा और बच्चे को ठंडे बुखार की संभावना भी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट। फिर यह याद रखने योग्य बातें हैं कि शिशु की नींद भी उसके स्वस्थ होने का संकेत देती है। यदि शिशु थोड़े समय के लिए ही सो रहा है तथा चिड़चिड़ा रहता है तो यह उसके अस्वस्थ व भूखे रहने का संकेत होता है। इसलिए इन संकेतों की ओर ध्यान देना आवश्यक होता है। अब देख लेते हैं कि कम वजन के बच्चे, अगर बच्चे कम वजन के हों तो उसका कारण क्या होता है और परिणाम क्या होते हैं। कारण क्या होता है? गर्भावस्था के दौरान अपेक्षित वजन का न बढ़ना 10 से 12 किलोग्राम की अगर वृद्धि नहीं होती है, तो यह कुपोषण का कारण होता है। फिर आता है कि प्रसव की अवधि से पूर्व जन्म 37 सप्ताह से अगर बच्चा पहले जन्म ले लेता है, तो यह भी बच्चे के कुपोषण का कारण बनता है। फिर आता है प्रसव की अवधि पूर्ण 37 सप्ताह पश्चात होने पर जन्मे छोटे आकार के शिशु, यह उस स्थिति में होता है जब प्लेसेंटा में कुछ समस्या होती है। गर्भावस्था के दौरान माँ कुपोषित होती है या फिर माँ और शिशु के स्वास्थ्य में कुछ कमी रह जाती है। फिर क्या आता है कि गर्भ में एक से अधिक बच्चे का होना, यह भी कैसे कारण बनता है कि जो पोषण हमारे एक बच्चे को मिलना चाहिए वह दोनों में बँट जाता है। इसलिए बच्चे में कोई ना कोई कमी या विकार रह जाता है। गर्भावस्था में भ्रूण की वृद्धि बाधित होना, अगर माँ का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो क्या होगा, गर्भावस्था में भ्रूण की वृद्धि बाधित हो जाती है। यह भी एक प्रमुख कारण है। अब देख लेते हैं परिणाम। शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है। अच्छे से बच्चा दूध नहीं पी पाता, जिससे उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, बार-बार बीमार पड़ता है। उम्र के अनुसार वृद्धि नहीं होती, जिसके कारण बच्चा दुबला रह जाता है या फिर नाटा रह जाता है। भविष्य में बच्चे के दिमाग के विकास पर भी असर पड़ता है। बच्चे को ठंडा बुखार आता रहता है और कई बार क्या होता है कि बच्चे की मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए हमेशा बच्चे के स्वास्थ्य पर और माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना ज़रूरी है। कम वजन वाले शिशुओं में आगे चलकर कुपोषण की श्रेणी में जाने की संभावना सामान्य वजन वाले शिशु की अपेक्षा अधिक होती है। अगर गर्भ में माँ का पूरा ध्यान रखा जाए तो क्या होगा? बच्चा स्वस्थ होगा। लेकिन अगर बच्चे में कोई विकार आ जाता है, तो वह कुपोषण की श्रेणी में आ जाता है, जबकि सामान्य वजन वाले शिशु अच्छी तरह वृद्धि करते हैं। अब हम यह जानेंगे कि कम वजन वाले शिशुओं की देखभाल हम कैसे करें। इन्हें गर्म रखना आवश्यक होता है क्योंकि पहले पैदा होने के कारण इन बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अन्य बच्चों की तुलना में कम होती है। इन्हें अत्यधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। फिर देखेंगे कमजोर व छोटे शिशु एक बार में ज़्यादा दूध नहीं पी पाते, जल्दी थक जाते हैं, इसलिए इनको बार-बार जगाकर समय से दूध पिलाना चाहिए ताकि बच्चे स्वस्थ रहें और जल्दी से सामान्य बच्चों की तरह रह पाएँ। फिर आता है हमारा कम वजन के बच्चे जिनकी माँ के स्तनों से दूध खींचने की क्षमता कमजोर होती है। उन्हें कटोरी चम्मच से माँ का दूध दिया जाना लाभकारी होता है। लगातार बच्चे को छाती से लगाना चाहिए क्योंकि समय के साथ दूध खींचने की कला कमजोर बच्चा अपने आप ही सीख लेता है। फिर क्या आता है कंगारू मदर केयर। कम वजन के नवजात शिशु के शरीर की पतली त्वचा तापमान बनाए रखने में सक्षम होती है। बाहरी तापमान के ठंडा होने पर गर्मी बनाए रखने के लिए बच्चों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण कई बार उसका वजन नहीं बढ़ता। इसके लिए सबसे बेहतर उपाय क्या है? कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर कम वजन वाले बच्चों के लिए अत्यधिक जरूरी है। इससे क्या होगा? बच्चे के शरीर में गर्मी उत्पन्न होगी और वह समय से स्तनपान कर पाएगा। अब हम कंगारू मदर केयर के बारे में गहनता से जान लेंगे। जिस प्रकार कंगारू मादा अपने बच्चे को छाती से लगाकर रखती है, उसे दूध पिलाने के साथ-साथ उसका ख़्याल भी रखती है, ठीक उसी प्रकार गर्भावस्था के बाद महिलाओं को शिशु की देखभाल करने की सलाह दी जाती है। आपने देखा होगा कई बार कि कंगारू मादा क्या करती है, अपने बच्चे को हमेशा छाती से लगाकर रखती है।
कई शिशु का जन्म समय से पहले ही हो जाता है। ऐसे शिशु सामान्य शिशु की तुलना में ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और उनका वज़न क्या होगा? कम होगा, क्योंकि अगर वह समय से पहले पैदा होंगे तो क्या होगा? उनका वज़न कम होगा और वे अच्छे से दूध भी नहीं ले पाएँगे। कंगारू मदर केयर उन सभी नवजात शिशुओं के लिए आवश्यक है, जिनमें कोई भी एक परिस्थिति मिले। कैसे? जैसे समय से पूर्व जन्मे शिशु, शिशु जिनका वज़न 2000 ग्राम से कम है या फिर जो शिशु स्तनपान करने में कमज़ोर है, ऐसे बच्चे। केएमसी उन्हीं नवजात शिशुओं को दिया जाता है जिनमें किसी प्रकार की चिकित्सीय जटिलता नहीं है। बहुत कम वज़न के शिशुओं को चिकित्सा इकाई ले जाना आवश्यक होता है, जिससे समय से भरपाई हो सके और बच्चा स्वस्थ हो सके। अब यह एक प्रकार की तकनीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें बच्चे को माँ के सीने से चिपका कर रखा जाता है ताकि माँ के शरीर की गर्माहट बच्चे को मिल जाए। इससे बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, उसका तापमान स्थिर रहता है, दिल की धड़कन सामान्य बनाए रखने में मदद मिलती है, दिमाग का विकास होता है और उसका वजन बढ़ने में भी मदद मिलती है। कंगारू मदर केयर माँ के अलावा किसी भी परिवार के सदस्य को दी जा सकती है। यानी कि कोई भी परिवार का सदस्य कंगारू मदर केयर बच्चे को दे सकता है। शिशु को कपड़ा पहनाए बिना शरीर से लगा कर रखना है। ठंड से बचाने के लिए ऊपर से एक कपड़ा डाला जा सकता है। उसे टोपी और मोजे ज़रूर पहनाने हैं। शिशु को सीने से इस प्रकार सटा कर रखना है, जिससे शिशु को सांस लेने में दिक्कत ना आए और वह अच्छे से दूध पी पाए। एक बार में कम से कम 1 घंटे के लिए शिशु को कंगारू मदर केयर दी जा सकती है। धीरे-धीरे आवश्यकता अनुसार यह हर बार 1 घंटा पूरे दिन में 5 से 8 घंटे बढ़ाई जा सकती है। ये देखिए चित्र के माध्यम से कि कंगारू मदर केयर है क्या? ये होती है कंगारू मदर केयर। अब हम देखेंगे बच्चे में वृद्धि का महत्व तथा पोषण की श्रेणियाँ। शिशु की वृद्धि व विकास कई बिंदुओं पर निर्भर करता है। कैसे? जैसे कि गर्भधारण के समय माँ की आयु, बीच का अंतर, गर्भधारण के समय माँ का वजन, ऊंचाई, क्रम में शिशु को प्राप्त पोषण आदि। सामान्य तौर पर हम क्या देखते हैं कि जीवन के शुरू के जो वर्ष होते हैं, शिशुओं में एक समान रूप से वृद्धि की संभावना होती है। लेकिन बाद में क्या होता है, बचपन के दौरान शिशु के शारीरिक वृद्धि दर, आनुवंशिकता का प्रभाव रहता है। फिर क्या होता है, छोटे कद वाले माता-पिता के शिशु हों या सामान्य कद वाले माता-पिता के शिशु, यदि बच्चे को उचित पोषण प्रदान किया जाए तो जीवन के पहले कुछ वर्षों में एक जैसी शारीरिक वृद्धि होती है। वृद्धि की दिशा पता करने के लिए क्या आवश्यक है? इसकी जाँच नियमित रूप से की जानी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2006 में शिशु वृद्धि के नए मानक कई देशों में अध्ययन करने के बाद तैयार किए गए। उसमें क्या बताया गया कि वृद्धि निगरानी चार्ट, टेबल, इन सब के बारे में जानकारी दी गई। इन मानकों का प्रयोग कर हमें पता चलता है कि शिशु की शारीरिक वृद्धि सही से हो रही है अथवा नहीं। फिर देखते हैं हम कम वजन आयु के अनुसार कम वजन। किसी शिशु के वजन को मापने उस माप को वृद्धि निगरानी चार्ट के अनुसार समझ लेते हैं कि शिशु कम वजन का है या ज़्यादा वजन का है, या शिशु में कुपोषण तो नहीं है। अगर कुपोषण है तो वह लंबे समय से है या लघु समय से। सामान्य बीमारी, साफ-सफाई की कमी या देखभाल की कमी होने पर भी बच्चे का वजन गिर जाता है। इसका हम क्या करेंगे, 3 श्रेणी में बाँट लेंगे। सबसे पहले लेंगे हम सामान्य श्रेणी। सामान्य श्रेणी में क्या करेंगे, वजन व आयु के चार्ट टेबल के हरे रंग के भाग को प्रदर्शित करेंगे। फिर मध्यम कम वजन वाले में वजन व आयु के चार्ट टेबल के पीले रंग के भाग में लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, गंभीर अल्प वजन वाले जो शिशु होंगे, टेबल के लाल भाग में 5 आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 32.1% बच्चे जो हमारे अल्प वजन में आएंगे, उनको दर्शाएंगे।
फिर देख लेते हैं वेस्टिंग, दुबलापन, सूखापन या फिर लंबाई के अनुसार कम वजन। किसी शिशु को वजन मापने व उस माप को ऊंचाई के अनुसार तुलना करने में निगरानी चार्ट के अनुसार यह पता लगता है कि बच्चे के वजन का क्रम क्या है, यानी कि बच्चे की लंबाई, ऊंचाई, उसका वजन उसकी आयु के अनुसार बढ़ रहा है या नहीं। यदि बच्चा दुबला पतला है और सूखा है तो उसका क्या होगा, उसका वजन भी कम ही होगा। फिर क्या होगा, जैसे बीमारियां हो जाती हैं, दस्त हो जाते हैं, निमोनिया, ये क्या होंगे, बच्चे के दुबलेपन के कारण होंगे, जिससे बच्चे को सही समय पर सही पोषण नहीं मिलेगा और बच्चा कमजोर होता जाएगा। और फिर लंबी बीमारी भी हो जाती है, जैसे कि कई बार लंबे समय तक तपेदिक रह जाता है तो क्या होता है, बच्चा सूखेपन का शिकार हो जाता है। इस अवस्था की सही समय पर पहचान और उपचार आवश्यक होती है, क्योंकि इन बच्चों में मृत्यु की संभावना अन्य बच्चों की तुलना में 9 गुना अधिक होती है। इस अवस्था से ग्रसित बच्चा कमजोर तथा पतला दिखता है, उसके शरीर में वसा तथा मांसपेशियां कम हो जाती है। तो इसलिए क्या करेंगे, समय से चिकित्सक को दिखाएंगे और बच्चे के वजन, ऊंचाई, लंबाई के हिसाब से चार्ट तैयार करेंगे, जिससे हमें समय से पता चलता रहे कि बच्चे की वृद्धि, वजन सही है या नहीं। अब हम देख लेते हैं कि सूखेपन हमारा कितने प्रकार का होता है। एक सामान्य होता है जिसमें वजन, लंबाई, ऊंचाई सब लिखी जाती है। फिर हमारा मध्यम होता है, इसमें वजन, लंबाई, ऊंचाई पीले भाग में दर्शाई जाती है। फिर आता है जो गंभीर सूखे बच्चे होते हैं, उसमें क्या होता है, लाल रंग में दर्शाया जाता है। अब देखते हैं कुछ बच्चे ठिगने रह जाते हैं, तो वे ठिगने क्यों रहते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। किसी शिशु की ऊंचाई को मापने एवं उस माप को उम्र के अनुसार तुलना करने में वृद्धि निगरानी चार्ट के अनुसार यह पता चलता है कि शिशु छोटा क्यों है। क्योंकि अगर हम चार्ट बनाएंगे तो क्या होगा, हमें पता रहेगा कि बच्चा इस उम्र में कितना बड़ा था और इस उम्र में इसका कितना वजन था और अब कितना है। तो हम चार्ट का आकलन करेंगे तभी हमें सही पता चलेगा कि बच्चा बार बार बीमार क्यों पड़ता है, या लंबे समय से कुपोषण तो नहीं है, क्या कारण है। तो नाटेपन के विषय में हमें जानकारी मिल जाएगी। जीवन के पहले 6 माह जो होते हैं, उन शिशु का वजन उसके पोषण का अच्छा सूचक होता है। यदि इस समय शिशु कम वजन का है और उसकी देखभाल में चूक हो गई तो क्या होगा, बच्चा पूरी उम्र अस्वस्थ रह जाता है और बच्चा पूरी उम्र संभल नहीं पाता, हमेशा सूखा सूखा सा रहता है। अब देखते हैं कि जब बच्चा सूखा सा रह जाता है तो उसके कारण क्या होते हैं। सही मात्रा में अगर बच्चे को दूध ना मिले, या बच्चे की माँ अस्वस्थ हो, या फिर बोतल से दूध पिलाया जाए, या फिर उसे कोई चिकित्सा बीमारी हो, तो बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है। अब देख लेते हैं कि प्रबंधन क्या होना चाहिए। सही स्थिति जुड़ाव में माँ को सहयोग देना चाहिए, माँ का आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। यदि माँ को किसी प्रकार की समस्या भी है तो समय से डॉक्टर को दिखाना चाहिए और बच्चे को बार बार दूध पिलाने के लिए माँ का प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए। यदि किसी कारणवश शिशु को माँ का दूध नहीं मिल पाता तो गाय भैंस के दूध के सही प्रयोग की जानकारी परिवार को होनी चाहिए, जिससे बच्चा कुपोषण का शिकार ना हो। आयु के अनुसार बच्चे को भोजन मिलना चाहिए, जिससे बार बार बच्चे को संक्रमण से ग्रसित नहीं होना पड़ता। खान पान में साफ सफाई की कमी हो जाती है कई बार, तो बच्चा बीमार पड़ जाता है। बच्चे का प्रत्येक माह वजन लेना चाहिए। बच्चे के मल को शौचालय में ही फेंकने को कहना चाहिए। हर 15 दिन में बच्चे का वजन का माप लें, जिससे बच्चे की स्वास्थ्य स्थिति का पता चल सके। अब देखते हैं कि आयु के अनुसार वृद्धि, विकास अवस्थाएं व खान पान संबंधी व्यवहार क्या होता है। वृद्धि जब शारीरिक विकास के रूप में परिलक्षित होती है तो उसे वृद्धि विकास कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे में ऐसे चिन्ह होते हैं जो उसकी वृद्धि, शारीरिक विकास, मानसिक विकास के बारे में हमें बताते हैं। जैसे कि बच्चे की गतिविधि भी उम्र के साथ बढ़ती रहती है, जैसे पलटना, रेंगना, बैठना, खड़ा होना, आखिर में चलना,
धीरे-धीरे वह लोगों के पास खेलने लग जाता है, चीज़ को उठाने लग जाता है। बच्चे में वृद्धि और विकास अवस्थाओं का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। क्या होता है कि बढ़ती उम्र के साथ बच्चे की हड्डी भी बढ़ती है, शरीर की मांसपेशी भी विकसित होती है, बच्चे का वज़न भी बढ़ता है। तो इसमें क्या करना चाहिए? बढ़ती आयु के अनुसार बच्चे का ध्यान रखना चाहिए, उसके स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। इस आयु में बच्चे ज़मीन पर कहीं भी रखी हुई चीज़ों को पकड़ने और मुँह में रखने की कोशिश करते हैं। आवश्यक नहीं होता कि वह साँप हो, इसलिए बच्चे को उनसे बचाना चाहिए और बच्चे के पोषक तत्वों का ध्यान रखना चाहिए कि वह कैसा भोजन कर रहा है, भोजन में पोषक तत्व भी हैं या नहीं। अगर बच्चे को कोई भी परेशानी हो जाती है, तो निकटतम जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, एएनएम, उन्हें दिखाया जाना चाहिए। आयु के अनुसार स्तनपान कराना चाहिए, ऊपरी आहार देना चाहिए और पर्याप्त आहार भी देना चाहिए। खाने में विविधता लानी चाहिए कि क्या खिलाएँ, कैसा खिलाएँ। 6 माह के बाद बच्चे को ऊपरी आहार की शुरुआत करते हुए तरल पदार्थ देने चाहिए। जैसे माँ का दूध, अनाज व कंदमूल, दालें, तिलहन, दूध से बने खाद्य पदार्थ, मांसाहारी भोजन, अंडा, नीले व पीले नारंगी फल, अन्य फल व सब्जियाँ। उचित मात्रा में ऊर्जा, प्रोटीन, वसा की पूर्ति करनी चाहिए। जब बच्चे का पेट छोटा होता है, तो वह थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं, इसलिए बच्चे को एक बार ना खिलाकर बार-बार खिलाना चाहिए। बच्चे को ऊपरी आहार अच्छे से देना चाहिए। आहार देने की शुरुआत अन्न से करनी चाहिए, जैसे कि मसला हो या फिर मुलायम हो। सब्जियों का सूप भी दे सकते हैं। भोजन की शुरुआत बड़ी चम्मच से करनी चाहिए। 1 हफ्ते के अंदर 3 से 4 बार बड़ी चम्मच, दिन में 2 से 3 बार भोजन देना चाहिए। माँ का दूध भी भोजन को मुलायम करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। बच्चे के भोजन में ऊपर से घी या तेल मिलाने से न केवल भोजन का स्वाद बढ़ता है, बल्कि ऊर्जा भी बढ़ जाती है। बच्चे को पास बैठकर अच्छी तरह खाना देना चाहिए। हर महीने बच्चे का हर माह आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर वजन कराना चाहिए। भोजन की मात्रा को सही रूप से देना चाहिए, जैसे कि थाली मध्यम आकार की हो सकती है, कटोरी का साइज़ 250 मिलीलीटर होना चाहिए। और फिर शुरू में क्या करना चाहिए, बच्चे को 2 से 3 चम्मच आहार खिलाना है, जिससे कि आयु के अनुसार हम बढ़ा भी सकते हैं। लगभग 3 महीने की आयु के बच्चे मुस्कुरा सकते हैं, आवाज़ निकाल सकते हैं, या उनके विकास की अवस्था होती है और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा परामर्श भी देना चाहिए। जैसे कि बच्चे को अपने शिशु को देखकर मुस्कुराने, आँखों में देखकर बात करने की सलाह देनी चाहिए। रंग-बिरंगी वस्तुएँ बच्चे को खेलने के लिए देनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की क्लास कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएँ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन करें। नमस्कार, जय हिंद।